नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने 3 चैप्टर ओवर कर लिए हैं। आज हम 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। इनके लेखक का नाम है सद्गुरु शरण अवस्थी, जिनका जन्म हुआ था 1901 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में BNSD कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आजाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। स्टूडेंट, चंद्रशेखर आजाद का नाम तो हमने भी सुना है, तो यहाँ पर लेखक उनके बारे में ही हमें बताना चाहते हैं। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि उनको स्वर्गीय कहना उनके लिए कठिन है, ऐसे कि उनको स्वर्गीय बताना लेखक के लिए कठिन है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति यानी कि यादें, स्मृति यानी यादें आज क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं। लेखक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को स्वर्गीय कहने से दिल में चोट लगती है। जो उनकी जो यादें हैं वो आज क्यों सजग उठी, मतलब आज क्यों मुझे सब कुछ याद आ रहा है। भूलना एक महान गुण है, मतलब प्रकृति का नियम है कि कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें हमें भूलना ही पड़ता है, तो उसके लिए उसको महान गुण माना है। वह समय का विस्तार है, मतलब समय के हिसाब से हम सब कुछ भूल जाते हैं। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है, मतलब स्मृति यानी कि यादें हमारे दिमाग में जो याद होती है उसको आराम मिलता है, मतलब दिमाग को आराम मिलता है कि कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हमें भूलनी चाहिए। शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं। मतलब समय अपना काम करता है। कभी शरीर में घाव होते हैं, देह यानी कि शरीर होता है हमारे, तो वो भी समय के सहारे घाव और खरोचे सूख जाते हैं और भर जाते हैं। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। लेकिन जो शरीर पर चोट और घाव लगते हैं वो दवा से ठीक होता है, लेकिन मन पर जो चोट और घाव होते हैं वो विस्मृति यानी कि भूल जाने से ठीक होता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। मतलब स्मृति की तीव्रता मतलब याद शक्ति, जो हमारी तीव्र याद शक्ति है वो शास्त्रों के अनुशीलन, मतलब शास्त्रों में बताए गए मार्गदर्शन जो शास्त्रों में दिया है हमें जीवन जीने का, अगर हम उसके हिसाब से हम चलेंगे तो, और पुस्तकों से, स्वाध्याय से, यानी कि पुस्तक पढ़ने से हमें अच्छी बातें याद रहती है। और विस्मृति का वरदान तो संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मतलब हम सब सत्संग जब सुनते हैं, संतों की बातें, तो उनमें यही कहा जाता है कि अच्छाई को याद रखो, बुराई का त्याग कर दो। ऐसे यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोढ़ की खाच हो जाए। विस्मृति यानी भूल जाना। अगर ये भूल जाने की प्रक्रिया न होती तो हमारा जीवन कोढ़ एक दर्द रोग है स्किन का, वो एक व्हाइट रंग का स्किन पर दाग हो जाता है
और वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, फिर पूरा शरीर ऐसा वाइट हो जाता है। और फिर उसमें जिसको ये दर्द ये रोग होता है ना, उसको बहुत ही तकलीफ होती है। तो यहाँ पर ऐसे कहा है कि जो अगर भूलने की जो है हमारी सिस्टम, वो अगर नहीं होती तो हमारा जीवन कोड की तरह हो जाता। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती रहती है। क्षण मतलब पल, समय आता है और चला जाता है। आवर्तन यानी कि मंथन, यानी कि याद रखना। तो जो ये मंथन है, बार बार जिसको हम बातें करते हैं उसको मंथन करना बोलते। एक ही बात को बार बार याद करना मतलब मंथन करना। स्मृतियों की छाप मतलब यादों को छोड़ जाती है और धुलती चलती है। धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ आकर झांक कर रूपरेखा से परिचित कराया करते हैं। धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ आकर झांक कर रूपरेखा का परिचय मतलब जो हमारी जो धुल गया है, हम जिसको भूल गए हैं, उसमें से भी जो हमारा पूरा पहले का जीवन है, जो बुरी क्षणें हैं या तो अच्छी क्षणें हैं, तो उसको हम झांक कर कहीं कभी हमें हमारे जीवन का परिचय होता है। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब क्षणें हैं वो सुंदर भी हो सकती है, चाहे स्वतः कितने ही सूक्ष्म हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों बातें, जैसे आगे मैंने बोला कि सुखद क्षण और दुखद क्षण मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो अगर कभी जो नेगेटिव होता है तो वो हमारे लिए कभी अभिशाप भी बन जाता है। चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो, वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। हम खुद चाहे कितने भी स्वस्थ क्यों हो, लेकिन जो हमारी ये हम जो व्यक्ति है, हमारे साथ बनी हुई घटना है, जो परिस्थिति है, वो सब एकदम परिस्थितियां सब धन्य है। और अमिट छाप मतलब जो हमारी अमिट छाप यानी कि जो घटनाएं होती है और हम उस हमारे जीवन में कुछ न कुछ छोड़ के जाती है, उसको अमिट छाप बोलते हैं। वो सब हमारा श्रृंगार होता है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोक कर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को मतलब भूलने का जो समय का प्रवाह है वो प्रतीक्षा करती है। मतलब जो अच्छी बातें होती है उसको भुलाने के लिए बुरी बात मतलब विस्मृति को भी प्रतीक्षा करनी करती है। और मन में संतत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है, मतलब अच्छी सोच हमारे मन में उत्पन्न होती है। चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसी घटना और ऐसी परिस्थिति थी, उनकी स्मृति मन का पुण्य है। मतलब चंद्रशेखर ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, उनकी जो यादें हैं वो हमारे लिए पुण्य है। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हाल में भी वे दिन के किसी क्षणों में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रकाशित किया। क्रांतिकारी लोक वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े योग्य गोप्य होते थे, पर उन्होंने अपना समझकर मुझे कभी कोई दुराव नहीं रखा। मतलब चंद्रशेखर आजाद थे, वो लेखक के छोटे भाई के मित्र थे। तो जैसे लेखक उनको लेखक का छोटे भाई जैसे उनको बड़े भैया की तरह रखते थे, वैसे चंद्रशेखर भी लेखक को बड़ा भाई मानते थे और भैया कहकर ही बुलाते थे। उनके जो क्रांतिकारी सोच थी, उनके वचन थे, वो गोप्य होते थे, मतलब गुप्त होते थे ऐसे वो। लेकिन कभी उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दूरा नहीं रखा, मतलब उनसे कोई बात छुपाई नहीं, दूरियां नहीं रखी। उन्हें भय बिल्कुल न था। चंद्रशेखर हमेशा निर्भय थे। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथ नहीं आ सकते। कट्टी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। मतलब उनके जो पिस्तौल, उनके जो ऐसे
पिस्तौल और वो लटकते थे उनके पास, माउजर और पिस्तौल, और कंधे पर जो पिस्तौल और कारतूस की पेटी थी, उन पर उनको पूरा भरोसा था। किसको? तो चंद्रशेखर आजाद को। जिस किसी के घर में हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। जब आजादी के लिए चंद्रशेखर ने लड़त लड़ी थी तो उन्हें छिपना भी पड़ा था। तो जिसके घर में भी छिपते थे ना, उनको वो हमेशा निश्चिंत रखते थे कि आप चिंता मत करो, मेरी वजह से आपको कोई भी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट कर रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। मतलब जहां पर वो बैठे वहां पर अचानक अगर आक्रमण हो जाता है, तो वो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि जिस घर वो रहते, जो घर हैं, उनसे 4 घर दूर जाकर वो तमंचा लगा यानी कि पिस्तौल या बंदूक छोड़ेंगे। इसलिए वहां रहने वाले मतलब आश्रयदाता, मतलब जिन्होंने चंद्रशेखर को आश्रय दिया था, अपने घर में पनाह दी थी, उनको कोई मुश्किल न आ सके। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसाती निराशा पर मुझे घंटों समझाया। निराशरता पर उन्होंने मतलब थोड़ा आगे ले लेते हैं। और मैंने उनकी हिंसा पद्धति खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे, और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। लेखक क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो अहिंसा की बातें थे वो उन्हें समझाया होगा उन्होंने, लेकिन जो खुद की जो हिंसा की पद्धति थी, मतलब वो हिंसा करते थे। कौन? तो चंद्रशेखर आजाद। वो मानते थे कि अगर अंग्रेज जिस तरह से हमारे सामने व्यवहार करते तो सामने ऐसा ही जवाब देना चाहिए। तो लेखक उनकी बुराई की होगी, लेकिन फिर भी उन दोनों का आपस में आदर बढ़ता ही था, क्योंकि दोनों के विचार अपने दोनों के विचार में ईमानदारी थी। और लेखक क्या कहते हैं कि मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न मात्र था। मतलब लेखक कहते हैं कि मेरी जो सोच थी, तर्क मतलब डिस्कशन करना था, लेकिन वो क्या करते थे, उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में, वो तो व्यवहार में ही लाते थे। मतलब लेखक से बात करते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद खुद के व्यवहार में लाते थे, मतलब वो बात खुद करके दिखाते थे। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। मतलब कर्मयोगी थे वो ऐसे। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल, मतलब विरुद्ध जाके, प्रतिकूल यानी कि उनकी लेखक के विरुद्ध जाकर भी उनसे काम, लेखक की इच्छा नहीं होती थी जिस काम करने की, वो काम भी वो लेखक से कराया करते थे, और लेखक उस काम करने में अपने को गौरवान्वित मानते थे, मतलब गौरव अनुभव करते थे। स्टूडेंट, यहाँ पर वीडियो का एक पार्ट पूरा होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अस्तु।